Yeah. प्रिय बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने छायावाद के सिरमौर कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय एवं उनकी ग्रामश्री कविता का पहले छंद से तीसरे छंद का भावार्थ जाने थे। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चौथे छंद से अंतिम सातवें छंद तक का भावार्थ विस्तार पूर्वक जानेंगे। सर्वप्रथम आज हम चौथे छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसमें कवि ऋतुराज बसंत की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किए हैं। अब चौथे छंद का प्रथम पंक्ति है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदनी रंग की मंजरियों और टिकोले से झुक गई हैं। दूसरा पंक्ति है, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। जिसका अर्थ है कि पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ों की पत्तियां झड़ रही हैं। इन सब के प्रभाव से मतवाली होकर कोयल मंधुर संगीत सुना रही है। तीसरी पंक्ति है, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली। इसका अर्थ है, पूरे वातावरण में कटहल और कच्चे जामुनों की भीनी भीनी खुशबू महसूस किया जा सकता है। झरबेरी के पेड़ कच्चे पके हरे पीले बोरियों से लद चुकी हैं। चौथे और अंतिम पंक्ति है बच्चों, फूले आड़ू नींबू दारिम आलू गोभी बैंगन मूली। इसका अर्थ है, बाग बगीचों में आड़ू नींबू अनार आदि फलों फूलों से भर गए हैं। खेतों में कई तरह की सब्जियां जैसे आलू गोभी बैंगन मूली आदि फल फूल रहे हैं। अतः इस प्रकार कवि लोगों के आंखों के समक्ष कल्पनाएं सजीव कर दी हैं। बच्चों, अब हम शब्द शिल्पी श्री सुमित्रानंदन पंत जी के ग्रामश्री कविता के पांचवें छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसमें उन्होंने प्रकृति और उसके सौंदर्य का रमणीय चित्रण किए हैं। पांचवें छंद का प्रथम लाइन है, पीले मीठे अमरुदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। पक गए सुनहरे मधुर बैर अमली से तरु की डाल जड़ी। इसका अर्थ हुआ कि बैर भी पककर सुनहरे अर्थात पीले और मीठे हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हों। तीसरा लाइन है, लह लह पालक मह मह धनिया लौकी और सेम फली फैली। जिसका अर्थ है, पालक पूरे खेत में लहलहा रहे हैं और धनिये की खुशबू से पूरा वातावरण महक रही है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल गई हैं। चौथी और अंतिम पंक्ति है बच्चों, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। इसका अर्थ हुआ कि मुलायम घने हरे पत्ते वाले टमाटर के पौधों में लाल लाल टमाटर पक चुके हैं। मिर्ची के पौधे पर लगी मिर्ची के गुच्छ किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने आँखों के सामने बसंतकालीन ग्राम बाग बगीचों की कल्पना को सजीव कर दिए हैं। बच्चों, अब हम प्रकृति शिल्पी श्री सुमित्रानंदन पंत जी के ग्रामश्री कविता के छठे छंद को पढ़ेंगे एवं उसका भावार्थ जानेंगे। इसका पहला लाइन है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। इन पंक्तियों में कवि गंगा तट के प्राकृतिक सौंदर्य का रमणीय चित्रण किए हैं। उनके अनुसार गंगा के किनारे की रेती टेढ़ी मेढ़ी इस तरह फैली हुई है जैसे कई सारे सांप बालू पर रेंग कर निशान छोड़ गए हैं। उस पर पड़ती सूरज की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही है। दूसरी पंक्ति है बच्चों,
सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। इसका अर्थ हुआ कि गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की रेती बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। तीसरा लाइन है, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। इसका अर्थ है गंगा के तट पर शिकार करते बगुले मछली के शिकार कर रहे हैं और अपने पंजों से कलंगी को ऐसे सजा रहे हों मानो वे कंघी कर रहे हैं। चौथा और अंतिम पंक्ति है बच्चों, तिरते जल में सुरखाओ पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। इसका अर्थ है कि चकवा पक्षी बालुओं से घिरी जल में तैर रहे हैं और मंगरेठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। पुलिन का यहाँ अर्थ होता है बालुओं से घिरी जल। इस प्रकार कवि गंगा की सुंदर तट का मनोहारी चित्रण कर हृदय को रोमांचित करते हैं। बच्चों, अब हम ग्राम श्री सुमित्रानंदन पंत जी के अंतिम एवं 7वें छंद का भावार्थ जानेंगे, जिसमें कवि गांव की जाड़े की प्राकृतिक सौंदर्य और सुषमा का बड़ा ही सरल वर्णन किए हैं। इसका प्रथम पंक्ति है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। उनके अनुसार सर्दी के धूप में जब सूर्य की सुस्त किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो प्रकृति खुशी से झूम उठती है। कवि को ये दोनों आलस्य से भरे सोए हुए दिखते हैं। भींगी अंधियाली में निसिकी तारक स्वप्नों में से खोए। इसका अर्थ है सर्दी की रातें ओस के कारण भींगी हुई जान पड़ रही है, जिनमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं। तीसरा लाइन है, मरकत डब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन। जिसका अर्थ हुआ बच्चों कि इस वातावरण में पूरा गांव हरे भरे रत्न पन्ने के डब्बे जैसा खूबसूरत लग रहा है, जिसे आकाश ने नीले रंग की रत्न किसी चादर उड़ा रखी है। चौथा और अंतिम पंक्ति है बच्चों, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। इसका अर्थ है बच्चों कि जाड़े के अंतिम दिनों में गांवों का वातावरण अनुपम सौंदर्य एवं खूबसूरत शांति प्रदान करता है, जिसके कारण मानवों के मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामश्री कविता की खूबसूरती आज भी इसकी प्रासंगिकता सदैव अक्षुण्ण है।